ये एक जुमला कहा जाता है कि म्यूज़िक इज़ फ्रोज़न आर्किटेक्चर। इस जुमले के पीछे जो चीज़ आर्किटेक्चर और म्यूज़िक में कॉमन है वो प्रोपोर्शन है। आर्किटेक्चर इज़ प्रोपोर्शन इन स्पेस and music is proportion in sound. तो बस यही कहना था कि प्रोपोर्शन जो है ना वो मैं आपको एक स्लाइड शो के ज़रिए दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको, क्योंकि म्यूज़िक है तो ये सुना के ही समझ आएगी। हाँ जी। तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, हम ये देखेंगे अच्छा जी, कीबोर्ड नज़र आ रहा है। एक तो हम ये जो बेसिक म्यूजिकल स्केल है सारे गामा पाधा नीसा, इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो आप देखिएगा, और उसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे जो हमने ज्योमेट्री में बेसिकली सर्कल बनाया था। सर्कल कैसे बनाया था, पहले एक नुक्ता लगाया था, फिर दो नुक्ते लगाए तो लाइन बन गई। तो दोनों लाइन के दोनों एंड्स पे नुक्ते ही हैं, और उनके दरमियान फिर सारा ज्योमेट्री होती है, यानी कि वो सर्कल बन जाता है लाइन से। चले वो एक करूँगा इलिस्ट्रेट, उसकी एनालॉजी विद म्यूजिकल स्केल। फिर इलिस्ट्रेट करेंगे कुछ इंटरनल हार्मनी है इन नोट्स में, कॉन्सोनेंट्स जिसको कहते हैं। तो ये जब हम सुन लेंगे तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वो जो स्लाइड्स के ज़रिए दिखा रहा हूँ वो ज़्यादा समझ आएगा। बस ये कहना था। तो ये हमने इलिस्ट्रेट ये करना है कि जी म्यूज़िक के कुछ तो भाई 7 नोट्स हैं, इसको मैं सॉर्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी से या उस ज्योमेट्री से जोड़ूंगा, और वो जो सर्कल की बात की उससे जोड़ूंगा। फिर हम जो इसके इंटरनल हार्मनीज हैं वो पहले सुनाएंगे, और फिर आपको उसकी जो फिज़िक्स ऑफ साउंड है वो दिखाएंगे। तो आप क्या देखेंगे, मैं पहले ही बता दूं, पूरा एब्स्ट्रैक्ट टॉक का वो हम ये देखेंगे कि उसमें प्रोपोर्शन इन्वॉल्व है। साउंड फ्रीक्वेंसी जब प्रोपोर्शनेट होती हैं तो म्यूज़िक बनता है, नहीं होती तो नहीं बनता। और आखिर में इन कंक्लूजन हम देखेंगे कि वो प्रोपोर्शंस आर्किटेक्चरल प्रोपोर्शन के किस से किस तरह से लिंक्ड है, 2-3 इलिस्ट्रेशंस के जरिए। मैं अब स्केल बजाता हूँ। सॉरी, आप में एरो दिख रहा होगा, यहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ, देखिए यहाँ से। इसके ऊपर ये 2 काले कीज हैं, तो ये इसकी निशानी, क्योंकि इतने सारे कीज हैं ना, आई वांट यू टू फोकस ऑन जस्ट दिस एज पार्ट ऑफ द कीबोर्ड। सॉरी, ये हो गया ना। आपको मेरी आवाज आई, इसके साथ दोनों की आवाज इकट्ठी आ रही थी इंस्टेंट।
हाँ, अब मैं इसमें आपको ये गौर करना चाहूँगा कि ये सा से शुरू हुआ बेसिकली, यहाँ से वो ऐसे करें। अच्छा, विदाउट माउस बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, ठीक है, सॉरी। सॉरी सॉरी। ओए होए सर। मैं वैसे ही गा के ही बता देता हूँ। सारे गा मा पा दा नी सा, सा, यानी कि एंड टू एंड साही, साई का लफ्ज है ये। और हाँ, ये चले इससे बता। इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नोट इज द सेम एज द लास्ट नोट, और इन दोनों के दरमियान 6 नोट्स हैं। तो पहला नोट प्लस 6 नोट 7 नोट हो जाते हैं, और जो बाद में फिर वही नोट हो जाता है तो वो फिर 8वां नोट होता है। पता चला कि दे डिस्टिंक्ट ओनली 7 नोट्स। फर्स्ट को अगर काउंट ना करें तो 6 स्टेप्स हैं, और द ओनली डिफरेंस इज, ये देखिए पहला और अब आखिरी, ये सिमिलर साउंडिंग लग रहे हैं आपको? जहां से शुरू हुए थे वही खत्म हुए, बट पहला वाला मोटा था और आखिरी वाला पतला था, ये फर्क है। इसकी वजह ये है कि वही उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली डबल है, तो इसलिए वो वही भी है और पतला है। तो यानी कि वही है, तो मैं इसकी एनालॉजी लेता हूँ कि वो एक लाइन है, फर्स्ट एक पॉइंट है, वो पहला सा है सा, फिर एक और पॉइंट है आखिरी, वो ऊपर वाला सा है सा। अब फिर आप सर्कल लगाएंगे, और नेक्स्ट फिर जो आपका रेडियस है, आपको याद होगा वो जो हमने एक्सरसाइज की थी, रेडियस से एक और जो कट लगाएंगे तो वो ट्रायंगल भी बन जाएगा और थर्ड पॉइंट आ जाएगा। और फिर इस तरह कट लगाते जाएंगे तो सर्कल 6 में डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली 6 सर्कल्स बन जाएंगे अराउंड द सेंट्रल सर्कल। तो ये एक एनालॉजी थी जो मैं देना चाह रहा था कि जस्ट लाइक in geometry the radius divides the circumference into 6 parts, similarly start after the first note there are 6 steps which give us the 7 notes। उसके बाद हम वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। जी माम, इमाम आपने हाथ खड़ा किया। अच्छा, जी सॉरी, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। मैंने बस पूछा था, सा टू नेक्स्ट सा तो 8 नहीं आ जाते नोट? नहीं मगर वो तो वही है ना, मतलब डिस्टिंक्ट तो सा के बाद 6 ही नोट्स हैं ना। हाँ ठीक, सही, इसलिए ठीक, उर्दू में इसलिए उर्दू में सप्तक कहते हैं बेस्ड ऑन 7, ठीक। और अंग्रेजी में ऑक्टेव कहते हैं बेस्ड ऑन 8। तो हम बस लोग उर्दू के साथ जा रहे हैं। मतलब हकीकत तो ये 7 नोट्स ही सब कहते हैं ना। 8वें नोट को वो तो सिर्फ काउंट करने के लिए कहते हैं, भी ये सेट है पूरा ना, फ्रॉम सा टू सा, दे कॉल इट एन ऑक्टेव। बस सिमिलैरिटी ऑफ नोट, तो सा टू सा इसके बीच, ठीक है, 6 नोट आ गए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि वो फिर इट स्टार्ट्स टू रिपीट। देखे ना, सही, देख लेते हैं अभी। उसके बाद रिपीट होगा। हाँ कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ अब टू स्टार्ट विद कि आप इस नोट पे ये करीब करीब 2 काले हैं, फिर ये 3 काले हैं, और फिर ये 2 काले हैं। तो आप इसको याद रखें कि इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला, ये हमारा सेट है ऑफ 7 नोट्स, वाइट वाला।
और फिर ये जो काले हैं ये हाफ नोट्स हैं, तो ये 5 हैं। तो 7 प्लस 5 इज 12, सो देर आर जस्ट 12 नोट्स इन, I mean, that is how it is by nature. There are 7 main full steps and 5 half steps, and we have 12 notes. आपको पता है जो हमने वो एक्सरसाइज की थी ज्योमेट्री में, उसमें भी यही होता है कि वो 6 में डिवाइड करता है, और जो वही सर्कल्स बाहर कट करते हैं तो वही 6 जो हैं वो सब वो हो जाते हैं, क्या कहना चाहिए, बाइसेक्ट हो जाते हैं, 12 डिविजन हो जाते हैं। तो ये वही हो रहा है कि बेसिकली 6 है और फिर 12 हो जाते हैं। तो ये बस एनालॉजी से मैं शुरू करना चाह रहा था। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। जी डॉक्टर साहब थैंक यू। अच्छा बुशरा भी आ गई है, ज़बरदस्त। तो अब मैं कह रहे, हाँ ये हो गया जी 7 नोट्स वाली एक एनालॉजी इंटरेस्टिंग है विद कॉस्मोलॉजी, क्योंकि हम कर चुके हैं कॉस्मोलॉजी को, हम ज्योमेट्री से जोड़ चुके हैं और ज्योमेट्री नंबर से जोड़ चुके हैं। तो नंबर में वंस अगेन वही आ गया कि 3 plus 4 is 7 and 3 times 4 is 12. Similarly the 12 months of the year and so on and so forth. तो ये एक यूनिवर्सल एक इसका रिलेशनशिप है। अब एक आध इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, तो आपने गौर इधर से करना है जहाँ पे ये लगा हुआ है। बेसिकली ये 4 रिलेशनशिप्स ही हैं। इससे जो अगले हैं यही 4, वो बेसिकली रिलेशनशिप यही है, जहाँ क्यू लिखा है ना, इसको अगर मैं क्यू को सा कह दूं, सा, ये मैं अब इसको 4 अनासिर से जोड़ रहा हूँ कि बेसिकली जो इसका बेसिस है वो 4 ही है कि ये तो सा रे गा मा का प्रोपोर्शन है एक दूसरे में, वही पाधा नीसा का है। Just an interesting fact once again what we are going to come to। अब मैं देखें 4 रिलेशनशिप्स पे आ गया हूँ 7 से शुरू करके। हम एंड में देखेंगे ये इस लेक्चर के एंड तक कि ये सारा का सारा म्यूजिक पहले नोट में मौजूद है, विच इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। उससे पहले मैं आपको आखिरी चीज़ अब इसमें बताने की कोशिश करता हूँ, आप अगर कुछ उसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। एक और पॉइंट है, ये जो नोट्स हैं इनके डबल्स नहीं है, यानी कि सा एक ही है, पा एक ही है और ऊपर वाला ज़ाहिर है सा एक ही है। तो अगर 7 नोट्स को देखें तो सा और पा इनको कहते हैं अचल है। इसके अलावा जो रे गा मा धा नी है उनके 2-2 हैं। मिसाल के तौर पर देखें ये फ्लैट आ गया पहला एक कोई ना, ये जो काले हैं ये जो हाफ नोट्स हैं ये इन 7 में से 5 के डबल्स हैं। तो हाँ 5 के डबल्स हैं ना, 2 के डबल नहीं है, तो 5 के डबल हुए तो 10 हो गए और 2 जो है वो फिक्स्ड हैं तो 12 हो गए। ये सॉरी ये बात पहले करनी चाहिए थी। अब हम आ जाते हैं कि अब हमने वापस आ जाइए जहन की आंख में कि वो एक सर्कल है, उसका सेंटर है, उसका रेडियस है, फिर वो जो सर्कमफ्रेंस पे कंपस रखते हैं और फिर उसको घुमाते हैं। तो सर्कमफ्रेंस पे जो कंपस रख के घुमाते हैं तो वो रेडियस कट पहला मारता है, वो फिर 3 एक ट्रायंगल भी बनता है और उसके बाद वही रिलेशनशिप आगे चलती है, रेडियस ही आगे चलता है। तो म्यूज़िक में भी हु बहू यही होता है। ये इलिस्ट्रेट करता हूँ सेकंड पॉइंट, वो कैसे होता है, रे गा मा पा, जो क्यों लिखा है
अव्वल तो है कि इनमें आपस में बड़ी एक कॉन्सोनेंस है। सब पहली कॉन्सोनेंस तो सा और ऊपर वाले सा की, वो तो नोट ही वही है। आ, सा, दूसरी कॉन्सोनेंट्स इतनी तकरीबन इतनी इंपॉर्टेंट वो सा और पा की है। द फर्स्ट एंड द फिफ्थ। इसको मैं एनालॉजी दूंगा, वो जो थर्ड पॉइंट आता है ना सर्कल को जब हम रेडियस से कट करते हैं, जो ट्रायंगल बनता है, और उससे आगे बाकी छः पाँच यानी सर्कमफ्रेंस कट करता है ऑन द सर्कमफ्रेंस जो मूव करता है रेडियस, तो उसको मैं कहूँगा पहला सा जो है वो सेंटर है। सर्कमफ्रेंस पे जो लाइन का एंड है वो ऊपर वाला सा है, बिकॉज ऑल ऑफ म्यूजिक अकर्स बिटवीन दीज टू। The third relationship is when the radius starts to move on the circle. तो वो जो थर्ड चीज है वो मैं कहूँगा वो पा है, वो ये जो क्यू है। और अब मैं वो बात करता हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे रेडियस 6 में डिवाइड करता है, तो ये जो सा और पा की रिलेशनशिप है, दैट इज द ओनली रिलेशनशिप यू नीड टू जनरेट ऑल द सब्सिक्वेंट नोट्स। दैट इज जस्ट, देखिए, सा पा, और पास से जो फिफ्थ नोट होगा वो होगा जो टी लिखा है। इनकी रिलेशनशिप भी सा और पा ही है। सा, पा, पा, अब ये जो रे है इसको हम नीचे ले आते हैं इधर। रे, अब रे से जो पा साउंड होगा वो होगा इससे 5 नोट्स दूर, 5 नोट दूर, ये डब्ल्यू। देखिए अब सुनाता हूँ। सॉरी कहाँ चला गया, ये सॉरी ये इनकी एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप है जो सा और पा की है। अब इस गा को हम अपने ऑक्टेव में ले आते हैं नीचे यहाँ पे। अब इससे जो फिफ्थ दूर होगा वो नी होगा। अब मैं फिर इलिस्ट्रेट करता हूँ जीरो से। सा, पा, रे, धा, नी। इस तरह करके आगे क्या होगा, गा नी, नी के बाद इस तरह, मतलब ये चलता जाएगा। नी को नीचे ले आता हूँ ताकि सुनाई दे। पहला काला नोट आ गया, नी। अब आगे क्या होगा, सॉरी, रे, रे, रे। अब शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, इट्स द सेम रिलेशनशिप अगेन एंड अगेन। साथ में मुझे 2 केला ला के दी। मैं वाली बोल। और ये पूरा सर्कल होने वाला है। इस तरह ये सापा एक ही रिलेशनशिप से पूरे 12 नोट्स जनरेट हो जाते हैं। ये हो गया, हम
देखिए 7 पे आए थे, फिर 4 पे आए, फिर अब 2 पे आ गए. All we require is one relationship, which is the relationship between the first note and the fifth, and you can generate all the 12 notes. ये आपको बात समझ आई? अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, थैंक यू. आप अगर वो रिपीट कर दें जो आप कह रहे थे कि जो फर्स्ट नोट है उसी में से ही सारा जो है म्यूजिक वहीं पे एक्यूमुलेट, लाइक इट कम्स मैं बैक. वहाँ स्टेप बाय स्टेप उधर पहुंच रहा हूँ अभी. ओके ओके. इसमें आई एम जस्ट relaying to you some of the facts of music. The first fact is that when you start from the first note, after 7 steps you come back to the same note at a double the cadence. The Okay. second fact I told you was that there are just 4 basic relationships, which is the sa re ga ma pa da ni sa. मैं गलत कर दिया, मगर मेरा मतलब है ये होगी. दूसरी बात कि जो सारे गामा पादा निसा है, इसमें बेसिकली सारे गामा ही है, क्योंकि पादा निसा का वही स्टेप्स हैं जो सारे गामा के हैं. दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. इससे मुझे याद आता है कि वो जो आर्किटेक्चर में 2 स्क्वेयर्स होते हैं रोटेटेड, जिससे हश्त बहिश्त बनता है, तो वो ये 2 स्क्वेयर्स ही है. ये 2 स्क्वेयर्स ही हैं. 4 नंबर्स है ना, तो इनको हम कह सकते हैं 2 स्क्वेयर्स हैं. एनीवे ये भी उससे एनालॉजी मुझे महसूस हो रही है. और इसके अलावा अब हम आगे दूसरे पॉइंट पे कि जो सा पा का रिलेशनशिप है, उससे पूरे 12 नोट्स जनरेट हो सकते हैं. इससे पता चला कि जैसे रेडियस जो है वो सर्कल को 6 हिस्सों में डिवाइड करता है, और या 6 सर्कल्स में डिवाइड करता है, और एक बीच में सर्कल है. तो उस वो एनालॉजी में ले रहा था कि एक फर्स्ट नोट है और 6 और नोट्स हैं, तो टोटल 7 नोट्स हैं, और वो एक ही रिलेशनशिप में आपस में. ये बात हो गई. अब उस पॉइंट की तरफ आते हैं जो आप पूछ रही हैं. अब असल में यहाँ मेरे साथ एक और महामाई होती तो बड़ा आसान हो जाता. वो असल में डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है 2 आवाज़ों में. महामाई नहीं है, तो मैं खुद ही कोशिश करता हूँ. ये मुझे वैसे वो पेयर्स की भी तक समझ नहीं आई जो आपने फिफ्थ नोट के साथ मिलाया है. वो मैं आपको सुना, देखे ना जो सा, ये इसका कैसे करें. ये देखें स्क्रीन पे की नजर आ रही ना. 1 2 3 4 5. जो फिफ्थ है क्यू जो है, इसकी और फर्स्ट नोट की एक साउंड है, ये हार्मोनाइज कर रहे हैं. सा पा. मैं सिर्फ सा दबाता हूँ और पा गाता हूँ साथ में. पा. कर रहा है ना रेजोनेट. नेक्स्ट नोट ले लो. रे दा. अरे मैं कह ही रहा हूँ कि ये हर 5वें नोट की आपस में एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप है, वही प्रोपोर्शन है जो फर्स्ट और फिफ्थ की है. आप समझिए. आप कौन पूछ रहा था? माहम. ठीक ठीक ठीक, सही सही समझ आ गई. मुझे लग रहा था कि इसमें भी हम लोग वो जो आपने हाफ नोट की बात की थी उनको भी हम ऐड कर रहे हैं. वो चलता जाएगा. आफ्टर द ये जो 7th नोट है, नी के बाद फिर ये जनरेट होगा. ठीक, सही. हाँ यार, हाँ बताओ. हाँ जो बीच के जो 3 नोट्स हैं उन सारों को हार्मोनाइज करे. नहीं, बस मतलब दिस इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ म्यूजिकल फ्रीक्वेंसीज. हम अगले स्टेप में आएंगे कि ऐसे क्यों है. आफ्टर ऑल म्यूजिक इज दैट विच साउंड्स हार्मोनियस, एंड इट साउंड्स हार्मोनियस बिकॉज द नोट्स हैव resonate with each other, like this one does a lot. फर्स्ट ऑफ हर नोट जो है वो किसी और नोट के साथ रेजोनेट कर रहा होता है. अब मैं सुना देता हूँ एक दफा फिर.
ऐसे कुछ पीछे कैसे वो भी करेंगे सर। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहने लगा था। ये अब असल में कोई मेरे साथ हो तो फिर हो सकता था। आप गाते हैं? अच्छा, यहाँ एक ही स्टूडेंट है फिलहाल। इसको मैं अब आपको डेमो करता हूँ, बताइएगा आपको समझ आता है कि नहीं। अ, अब मैं कोशिश ये करूँगा दिखाने की कि जो फर्स्ट नोट है इसके अंदर ही फिफ्थ नोट बोल रहा है। ये कीबोर्ड पे बज रहा है, ठीक है। ये सा है। अब इनको मैं खट्टे बजाता हूँ और फिर अब ऊपर वाला सा भी बजाऊंगा। बहुत जबरदस्त हारमोनी है इनमें, कॉन्सोनेंस है। इसी पे बेस्ड जो कॉर्ड्स होती हैं वो यही होती हैं कि आपस में बड़ी खूबसूरत साउंड करती हैं। वो खूबसूरत इसलिए साउंड करती हैं, अभी हम जब फिजिक्स पे आएंगे तो नज़र आ जाएगा क्यों खूबसूरत साउंड करती हैं। क्योंकि उनकी जो रेजोनेंसेज हैं वो एक दूसरे को पे मैच करती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं। वो साउंड बल्कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो वेव्स आपस में मैच करती हैं। तो वो भी आप देखेंगे कैसे मैच करती हैं। तो अभी मैं वंस अगेन कि जी सारा कुछ पहले नोट में कैसे वो बता रहा हूँ। हमने देखा कि पहला, हाँ देखो बताता ये एक्सप्लेनेशन अगर हमें हो जाए, और ये हम सुनाई तो दे रहा है मेरा ख्याल है, पता नहीं आप बताएं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। अब मैं फर्स्ट नोट पे जाऊंगा और आखिरी गाऊंगा। आपने नोट ये करना है कि पहले में वो रेजोनेट आपस में कर रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो ऑक्टेव है वो वापस आके फर्स्ट नोट पे, बट लेकिन उसकी टोन डिफरेंट उसकी होगी। फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली डबल है। ओके। और जो फिफ्थ नोट है उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 1.5 है, एग्जैक्टली। मगर उसमें हम अभी विजुअली जब मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। इधर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नोट्स आपस, पहले ही बता देता हूँ इसका हाइपोथेसिस या जो इसका है चक्कर, वो ये है कि पहले नोट में ऊपर वाला साहब बोल रहा होता है। क्यों बोल रहा होता है, अब उसकी अब फिजिक्स ऑफ साउंड आ जाएगी। और हमने नोट किया कि उसमें फिफ्थ नोट भी बोल रहा होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों बोल रहा होता है, और फिर इलिस्ट्रेशन दिखाऊंगा टू रीइंफोर्स दैट। बोल इसलिए रहा होता है कि जब मैं आवाज़ निकालता हूँ तो वेव्स जा रही होती हैं, तो वेव्स में एनर्जी होती है। तो जब मेरे मुंह से वो आवाज़ निकल जाती है गले से, तो फिर वो एनर्जी कम हो जाती है थोड़ी सी देर बाद। तो जब एनर्जी कम हो जाती है तो वही वेव, सिंगल वेव जो है वो डबल वेव बन जाती है। यानी कि वो एक वेव को नहीं सपोर्ट कर सकती एनर्जी, वो टू वेव्स, वेवलेंथ हाफ हो जाती है। और तो वो बेसिकली ऊपर वाला सा भी साउंड करने लगता है। मैं इतनी देर में मैं फ्रेश आवाज़ लगा रहा हूँ, मैं तो कॉन्स्टेंटली आवाज़ लगा रहा हूँ, तो ज़्यादा सुनाई ये बेस वाला दे रहा है। मगर जैसे ही एनर्जी कम हुई तो उसकी उसी स्पेस में वो सिर्फ वो एनर्जी तो वही है। एंड स्टैंडिंग वेव्स अगर आप गूगल करके यूट्यूब पे देखिएगा, स्टैंडिंग वेव्स जो है वो प्रोपोर्शनेट ही हो सकती हैं। इस अगर इतनी बड़ी लेंथ है गिटार की तो इसके होल नंबर्स ही डिवीजन हो सकते हैं, तो वो म्यूजिक वो फिर स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, वरना नहीं बनेंगी। तो द फर्स्ट स्टैंडिंग वेव विच इज मेड इज इन द सेंटर, तो दो बन जाती हैं। तो जब दो बन जाती हैं तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है और वेवलेंथ हाफ हो जाती है। यानी कि देन देयर इज एनर्जी ओनली टू सपोर्ट हाफ अ वेवलेंथ। तो इमीडिएटली वो ऊपर वाला सा बोलने लगता है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। और दिस इज द मोस्ट कॉन्सोनेंट नोट, क्योंकि वो वही नोट है बेसिकली।
सॉरी, दिस इज एट ट्वाइट, ये 1 फ्रीक्वेंसी है, 2 फ्रीक्वेंसी है। फिर जब थोड़ा सा दूर और जाती है आवाज, एनर्जी और कम हो जाती है, तो वो एक वेव के नहीं, 2 वेव भी नहीं, 3 वेव्स सपोर्ट कर सकते, वेवलेंथ और छोटी हो जाती है। वही एनर्जी जब कम होके तो 3 वेव स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं। तो फिर अगर पहले की फ्रीक्वेंसी 100 थी, दूसरे की 200 थी, तो तीसरे की 300 है। जाहिर है ना, वेवलेंथ 1/3 ही हो गई, 300 है। अब यहाँ, मगर यहाँ पे फिर एक और फैक्ट है, इसकी ये मैं एक्सप्लेन करके देन आई विल मूव टू द स्लाइड्स। फैक्ट ये है कि जो इंसानी ब्रेन है वो सॉर्ट ऑफ कैलिब्रेट हो जाता है बिटवीन द 100 एंड 200। ये जो हमने स्केल नहीं बजाया था, आर जहाँ लिखा है, जो 300 फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली 1.5 गुना है ना, 1 और 200 को देखें, नहीं अभी 1.5 गुना नहीं, सॉरी 300 है। वो कहाँ पे, वो ये 300 फ्रीक्वेंसी है। मगर इंसानी ब्रेन को वो इस ऑक्टेव में या इन 7 नोट्स में सुनाई देगी, तो हम परसीव करेंगे इधर है वही नोट, ये पा है, ये 5th है, ये भी सुनाई देता है। मैं आप देखें, पा, पा, मैं बजा सा रहा हूं, साथ जब पा गा रहा हूं तो दोनों आपस में बड़े हार्मोनाइज कर रहे हैं। अब मैं बजाता हूं, असल में ये जो फिजिक्स ऑफ साउंड से जनरेट ये हो रहा है, मगर परसीव ये हो रहा है बिटवीन द फर्स्ट सा एंड द लास्ट सा, कैलिब्रेट हो जाता है इन दोनों, सारे गा मा पा दा नी सा, सारे गा मा पा। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं 3 नोट्स, लाइक द सेंटर ऑफ द सर्कल, the end point of the radius, and the third point which divides the circle into 6 parts. तो ये हमें, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सा पा सा एंड दे। अब मैं एक नोट निकालता हूँ तो उसके अंदर बोल रहा होता है। अभी मेरे साथ कोई अगर वो गाए तो वो आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे। अभी तो कीबोर्ड से भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब हम उस बात पे आ गए कि हमने देख लिया कि सा के अंदर सबसे पहले तो वो लिमिट है, सा सा। दूसरा ओवरटोन्स कहते हैं इनको। पहली ओवरटोन ऊपर वाला सा है, अगली ओवरटोन 300 टाइम्स है, मगर वो सुनाई देगी एट विद इन 100 एंड 200, तो 150 सुनाई देगी। 150 इज स्मैक इन द मिडल ऑफ द स्केल एंड इट इज द 5th नोट। और उर्दू में, हिंदी में उसको इसलिए कहते हैं पंचम है, ये जो क्यू लिखा हुआ है। तो वो पा होगा। हाँ, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपको पता है वही चीज शुरू हो जाती है। ये एक अलग फैक्ट है, मैं शुरू में बताया था। इधर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सा पा की रिलेशनशिप से 12 नोट्स बनते हैं, और सा और लिमिट भी सा के अंदर ही है एज अ फर्स्ट ओवरटोन, एंड द थर्ड नोट विच इज द सेकेंड ओवरटोन इज द पा, एंड दैट। तो अब आपने जब पा बना लिया तो इससे आप इसका पा बनाएंगे तो ये रे बन जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे। रे का पा इसमें साउंड कर रहा है। समझ आए? रे को नीचे ले आए। मुश्किल है, सॉरी मैं नहीं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, मगर कीबोर्ड पे वो हम पहले कर चुके हैं कि वही टन टन वही हो रहा होगा। और वो बेसिकली इस तरह से 7 नोट्स जो हैं वो फर्स्ट नोट में, क्योंकि फर्स्ट नोट जब बोलता है मेरी आवाज़ तो उसमें रेजोनेंसेस सुनाई दे रही होती हैं जिनके ओवरटोन्स कहते हैं।
और नेचुरली फिजिक्स ऑफ साउंड से वो ओवरटोन्स सा सा और पा बनते हैं, और सा एंड पा इज ऑल वी नीड टू जनरेट ऑल द रेस्ट ऑफ द नोट्स। और फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली इज द लिमिट, जो सेवन आई मीन जो ऑक्टेव है ना, द 7 स्टेप्स, एंड फिर वही आ जाता है। 8th नोट को ऑक्टेव कहते हैं, विच गिव्स अस आवर यूनिवर्स ऑफ म्यूजिक। तो यानी कि दैट इज माइंड बॉगलिंग। एक नोट में सारा म्यूजिक इस तरह मौजूद है जैसे कि एक नुक्ते में सारी ज्योमेट्री मौजूद है, क्योंकि जो नुक्ता जो है वो सर्कल जनरेट करता है। कलरलेस लाइट में सारे कलर्स मौजूद हैं। ये एनालॉजी मैं देना चाह रहा था एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच तैमूर साहब। एक्चुअली मैंने लॉकडाउन टाइम पे ना कीबोर्ड बजाना सीखना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड लर्निंग द म्यूजिक थ्योरी। लेकिन जिस तरह से आपने समझाया आज, ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया और ज्यादा समझ भी आ रही है। मैंने तो क्या समझाना है, ये बुक्स में हम भी बचपन से पढ़ते थे, समझ नहीं आता था क्योंकि लिखा हुआ कोई नहीं समझ आता। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मतलब है, ये ग्रीक्स से चली आ रही है। ये जो ट्यूनिंग है सा पा की, इंडिया में भी थी, जहाँ भी म्यूजिक है वहाँ थी, मगर मतलब मशहूर इस जमाने में इट्स नोन एज द पाइथागोरियन ट्यूनिंग बाय फिफ्थ्स। तो इसकी जो मैथोलॉजी है उसमें पाइथागोरस तक जाती है बात। उसने ये रिलेशनशिप ढूंढी थी जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। दीज आर सॉर्ट ऑफ आर कॉमन क्लासिकल हेरिटेज ईस्ट और वेस्ट की। और ये ही अभी हम इसको एंड में एज कंक्लूजन हम देखेंगे कि ये इनका कनेक्शन विद प्रोपोर्शन सबसे पहले वाज पार्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशंस, पाइथागोरस, प्लेटो एंड ऑल। एंड प्रोपोर्शन का क्योंकि आर्किटेक्चर से क्लासिकल से ताल्लुक माना गया है, तो ये लिंक था म्यूजिक और आर्किटेक्चर का। और वो फिर हम इन कंक्लूजन कोशिश करेंगे उस एनालॉजी को और मज़ीद पुख्ता करने की। ये कोई क्वेश्चंस आए हैं शायद? जी, फ्रॉम सा टू सा इज एन ऑक्टेव। आई शुड हैव सेड दैट। वो अभी जो इलस्ट्रेशंस हैं उनमें इंशाल्लाह आ जाएगा कि वो सी कहते हैं। बिल्कुल ठीक, जो मैं नोट्स जिससे बजा रहा था वो सी ही था। और कोई सवाल हो? ये किसी ने क्या किया है सवाल? So is the first note sa the center through which its multiples cross in cycles of 7? ये तो बड़ा मुश्किल कोई आप बात करिए, मेरी समझ से बाहर। ऑलराइट, ये आज हमें दूसरी तरह से करना होगा ताकि नजर आ जाए। ठीक हो गया। राइट पे मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूँ, वो फतेहपुरी बेगम के मकबरे की व्हाट यू माइट से ज्योमेट्रिकल एनालिसिस आप देख चुके हैं। लेफ्ट पे ये जो अभी मैं बातें कर रहा था वही इलस्ट्रेटेड है। प्रॉब्ली अल फाराबी कि अल मौसीकी अल कबीर और अल मौसीकी अल सगीर उनकी मतलब क्लासिक बुक्स हैं अरबिक म्यूज़िक। उसमें आप गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये समझें गिटार वो लोग ज़ाहिर है ऊद कहते थे जिससे लूट निकला है, द ओल्डर फॉर्म ऑफ द गिटार विच इज बेसिक। ये स्ट्रिंग है, ये फुल स्ट्रिंग है, दिस इज अ सा। उस स्ट्रिंग को हाफ कर दूं तो ये देखें वेवलेंथ हाफ हो गई, ये ऊपर वाला सा बन गया। ये वो इसकी सब डिवीजन से सारे नोट्स बताएं। अब टोटल में ये मैं ऐसे भी दिखा रहा था कि ये बहुत ही इस्लामिक कल्चर में डेवलप्ड साइंस थी। मदरसों में ये बुक्स पढ़ाई जाती थी एज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये ग्रीक से आया था। ग्रीक्स ऑल्सो स्टडीड म्यूजिक एज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोपोर्शन का सारा चक्कर। ये हाँ बात मैं कर रहा था कि अब आप जब इसके बारे में पढ़े बढ़ेंगे तो ये जो मैंने आपको एक तरह का इंट्रोडक्शन दिया है, आप वो जो पढ़ेंगे वो रिलेट ज़्यादा समझ ज़्यादा आएगी। क्यों कि भाई ये
इसका 2/3 है प्रोपोर्शन, इसका whatever। आगे चलते हैं। किधर चला गया ये मैं पहले भी आपसे आर्किटेक्चर में शेयर कर चुका हूँ, इमाम गजाली की कोटेशन, या इसका जो फ़लसफ़ा है पीछे, इससे जो हमें सीखना चाहिए। इमाम गजाली जो है समा पे उनका चैप्टर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप कहेंगे तो शेयर कर दूंगा, कीमिया सादत में, विच इज़ लाइक अ समरी ऑफ हिज ग्रेट मोन्यूमेंटल वर्क इहिया उलूमुद्दीन। तो वहाँ कहते हैं कि भाई जो स्पिरिचुअल म्यूजिक है उसका इतना असर क्यों होता है इंसान की रूह पे, तो आप पढ़िएगा, इट्स ब्यूटीफुल। मगर यहाँ हमारे काम की बात क्या है कि वो कहते हैं कि जो पैराडाइज है, जो ऊपर की दुनिया है, वो सोर्स ब्यूटी की वही है, एंड द सोर्स ऑफ ब्यूटी इज प्रोपोर्शन, अरबी में तनासुब कहते हैं, और इस मानी में, लिटरल मानी में, हारमोनी के भी असल में मानी गई हैं, प्रोपोर्शनेट है, ब्यूटीफुल है, मगर हम यहाँ प्रोपोर्शन ट्रांसलेट कर सकते हैं तनासुब को। तो ये एक मिडीवल या रेनेसांस इलस्ट्रेशन है ऑफ द म्यूजिकल स्केल, इसको आप देख सकते हैं, कॉस्मोलॉजी से जोड़ा है। आप 12 नोट्स होते हैं, ये 3-3 के सेट्स बनाए, 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, सापा सापा सा, वो हर नोट से एक सापा सा की कॉर्ड बनेगी, यानी कि रे धा रे, यू सी, वो रिलेशनशिप वही रहेगी। तो ये उन्होंने 3 नोट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड, ये टेरा यानी कि अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर में डिवाइड किया है कॉस्म। और फिर ये इसमें भी आपको वही अब चीज़ समझ आ जाएगी। देखिए ये एक फर्स्ट नोट है, इसको लिखा है, ये एलिमेंट्री फुल है, उसको हाफ करें तो ये ऑक्टेव आ जाएगा। फिर ये पा है, ये जो नहीं है 2/3, हमने आज यही देखे, सा, ऊपर वाला सा, ये 2 सर्कल्स हैं विच इज हाफ द वेवलेंथ, और ये 1.5 वेवलेंथ, नहीं हाँ जो भी कहेंगे इसको क्या कहेंगे, 2/3, सॉरी 2/3 वेवलेंथ है, तो इसकी प्रोपोर्शन होगी 1.5। वेवलेंथ का ऑपोजिट होता है ना, अगर वेवलेंथ हाफ है तो फ्रीक्वेंसी 2 है, वेवलेंथ 2/3 है तो फ्रीक्वेंसी 1.5 है। ये देखिए ना, वेवलेंथ 2/3 है, जो मैंने कहा था उसकी फ्रीक्वेंसी 100 और 200 के स्मैक मिडिल में है पा की। 100 अगर सा को 100 माने तो सा को 100 माने तो ऊपर वाला सा 200 होगा, और पा जो है वो 150 होगा। ये वो, तो ये कॉमन हमारा, और उसको फिर चांद, सूरज, वो सारा जो भी उन्होंने पूरी कॉस्मोलॉजी से जोड़ा हुआ है, उसमें हम नहीं जा रहे। ये वो दिखाएं 7 हेवंस वगैरह, ठीक है ना। ये फिर नहीं चला जी, हाँ चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। वो जो मैंने बातें थोड़ी सी की थी, इमेजिन दिस एज अ फुल लेंथ ऑफ अ गिटार, पूरी स्ट्रिंग को बजाएंगे तो ये फर्स्ट नोट बजेगा, सा या सी, इसको फंडामेंटल और टॉनिक भी कहते हैं। ये बात हो गई। जैसे मैंने कहा, वो जब हाफ होगा तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, ऊपर वाला सा बजेगा, और फिर 2 यानी कि इस लेंथ, इस स्ट्रिंग के हमने एक फुल बजाई, फिर उसको हाफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके 3 हिस्से कर दें तो 2/3 बजेगी। देखें वेवलेंथ 2/3 हो गई तो फ्रीक्वेंसी 1.5 हो गई। दिस इज द पाथ। यहाँ तक आप लोग साथ हैं। बस यही असल में मतलब है कि पॉइंट है कि हम देख क्या रहे हैं। अभी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, हम स्ट्रिंग के 4 हिस्से कर देंगे और 3/4 दबाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 1/3। तो ये 4th नोट आ जाएगा, माँ।
अगले स्टेप पे यू आप खुद ही अब अंदाज़ा लगा लें, इसके 5 हिस्से कर देंगे। अब देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट हिस्से हो रहे हैं। इसका फिजिक्स ऑफ साउंड में है, क्योंकि साउंड की जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो इसी के मतलब कि प्रोपोर्शनेट ही बन सकती है ना, आर्बिट्रेरी नहीं बन सकती। तो ये हमने इसके 5 हिस्से कर दिए, और 4/5 जब दबा का मतलब है कि 1.25 1.25 इसकी आ गया जी। ये क्या आ गया, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, क्या लिखा है? ये गा होगा, ई। गा होगा जी, बिल्कुल। तो अगर इसको मतलब है उस तरह से देख, इसमें तो हमने सिंपलेस्ट लिखी हुई ना, 1 फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 1.5, 1.3 एंड 1 एंड 2.5। तो अब इसमें बस यही पॉइंट था मेरा। तो ये हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं, प्रोपोर्शन के एंगल से देख रहे हैं। सर ये जो गा है ये 5/4 है? हाँ, नहीं, इसकी वेवलेंथ 4/5 है। नहीं सर, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? वो हम तो उसको देख रहे हैं ना। 5/4 ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी उसी का वो होती है ना, इनवर्स। इनवर्स, हाँ जी। जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी मोटी आवाज होगी, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी पतली आवाज होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना, पतली का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ छोटी हो गई मगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ये रिलेशनशिप है बिटवीन लेंथ ऑफ द वेव या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड और सर इसकी नोट की ट्रांसलेशन क्या है? ये पढ़ा नहीं जा रहा गा की। ये थर्ड जो है ये क्या है? ई। ई। आगे आया, सॉरी सर, ई, ठीक। सॉरी, ई आर। इसी तरह आगे भी नोट्स चलेंगे तो वो प्रोपोर्शनेट ही रहेंगे। ये इसका एक और एंगल है, इसको भी प्लेटो वगैरह ने अपनी नंबर्स और उसमें सब आता तो पाइथागोरस से ही है, बहुत ही उनके यहाँ जो ये मैंने पहले इसलिए मैंने बात की थी, अगर कभी आप इससे पढ़ेंगे आपको चीज़ें सामने आएंगी कि ये जो नोट्स जनरेट होते हैं जिन प्रोपोर्शन से, वो पहले 4 नंबर्स में ही मौजूद हैं। जैसे हमने एनालॉजिकली कहा ना, सारे गा मा, यही काफ़ी है फ्रॉम जो शुद्ध नोट है, जो बेसिक है, मतलब हाफ नोट्स को नहीं मैं काउंट कर रहा। तो जो 1 2 3 4 4 नंबर हैं, ये पाइथागोरियन ट्रेडिशन में दे वर सीन टू बी द फाउंडेशन ऑफ कॉस्मोलॉजी। इसमें आप देखें तो मेन प्रोपोर्शन मौजूद हैं ऑलरेडी, 1 2 3 4। 1:2 इज द फंडामेंटल एंड द ऑक्टेव। पहला सा और आखिरी सा की जो रिलेशनशिप है वो 1:2 में आ गई। 1 2, अगला नंबर है 3, वो प्रोपोर्शन हो गया 2:3, जो कि पा की रिलेशनशिप है या प्रोपोर्शन है, 2:3, ठीक हो गया। अगला नंबर है 3:4, 1 2 3 4, इनको प्रोपोर्शन में ले लें तो दैट इज ऑल्सो, अब मैं क्योंकि इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मगर ये जो 3/4 है ना, ये माँ है 4th, ये भी कमाल ही है, वैसे मुझे इलिस्ट्रेट करना चाहिए था। दिस इज द 4th नोट, इसका जो पा है वो ऊपर वाला सा है। अमेजिंग कि ये इनवर्स एनालॉजी है, जो भी ये मतलब म्यूजिशियंस को तो पता होता है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडियन म्यूज़िक में, तो ये वाली रिलेशनशिप काफ़ी यूज़ होती है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल्स, यानी कि काफ़ी हज़ारों साल पुरानी ये थियरी है, बिकॉज एवरीबडी न्यू व्हाट साउंड, दे स्टडीड साउंड एंड दे न्यू दीज थिंग्स। आगे चले जी। तो ये मेन मेरा पॉइंट ख़त्म हो गया। अब वो जो मैंने कहा था ना कि एक ही नोट में और नोट्स बोलते हैं, वो मैं एक स्लाइड के ज़रिए दिखाता हूँ। अच्छा, पहले इसको जस्ट टू रीइंफोर्स, ये आप सब देख चुके हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सा है, अब इसमें तो उर्दू वाले लिखे हैं ना, बस ठीक है। ये जो पहले डेमो कर चुका हूँ, ये सी जहाँ लिखा है हाफ वेवलेंथ, फिर ये ऊपर वाला सा, ये जो मैंने कहा था यूनिवर्स एक बन गया पूरा, इसकी ये, अच्छा वो हो गया। फिर अब सेंट्रल नोट ये पा है, ये फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, एक 1 है तो एक उसका डबल है, एक उनका स्मैक इन द मिडल है। फिर ये हो जाएगा माँ, ये मैं कह रहा था, इनका डिस्टेंस 5 है, सा रे गा मा पा
तो माँ का जो पा है वो ऊपर वाला सा है. सो देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सोनेंस इन म्यूजिक. हर चीज दूसरी चीज को ना जैसे दो दो के पेयर्स में चल रही है. क्या है ना, अल्लाह ताला ने हर चीज को पेयर्स में बनाया और बहुत कमाल है. इसको तरह तरह से देख सकते हैं और देखा है ओवर सेंचुरीज लोगों ने इसमें से बड़ी चीजें ढूंढी हैं. ये हो गया जी गा. कहाँ चला गया? अब आएगा. ये आ गया गा. एंड दीज आर जस्ट सिंपल म्यूजिक. इससे जो सिंपलेस्ट कॉर्ड्स ऐसे से बनते हैं. शुरू में मैंने वो म्यूजिक बजाया था, एक प्यार का नगमा है, वो इन्हीं सिंपल नोट्स में ही है, फुल नोट्स में छू दी. वो सब बच्चों को भी अच्छे लगते हैं. हर किसी को पॉपुलर सॉन्ग्स वगैरह जो हैं सिंपल हारमोनी से कान कान पहचानते हैं आपस में. जो नोट्स की हारमोनी होती है, अब तेरी तो नहीं पता होती, मगर नोट्स एक दूसरे में बोल रहे होते हैं. तो दिस इज समथिंग आई थिंक इस तरह गौर करेंगे तो यू विल आल्सो अप्रिशिएट म्यूजिक मोर. तो ये हम आ जाते हैं जी, जो अगला पॉइंट था उसको इलस्ट्रेट किया है. ये इसको कहते हैं ओवरटोन्स कहते हैं. वैसे हार्मोनिक सीरीज तो एक टेक्निकल सा नाम है. ओवरटोन्स का मतलब है कि एक ही नोट में और नोट्स भी बोल रहे हैं, वो ओवरटोन्स है, उधर हल्के बोल रहे हैं. ये जो वही जो मैंने बात की थी, ये फर्स्ट नोट है टॉनिक. इसकी अगर 100 सर फ्रीक्वेंसी ये सॉरी, पिछला वाला जरा स्लाइड दोबारा दिखाएंगे. जरूर. जी शुक्रिया सर. आपने से धा धा को नहीं बताया आपने. वो पहले धा मैंने और नी, रे धा और नी. हाँ बस वो अब वो तो मिल जाता है सारा. मतलब आप गूगल करें सारा ही कुछ आ जाएगा. मतलब है कि ये जो प्रोपोर्शंस है ना फ्रॉम द, मतलब वो फिर एकेडमिक हो जाएगा. मुगल पीरियड में लगता है, इस्लामिक पीरियड में जो ये वाला सारा था, दिस वाज यूज्ड बाय म्यूजिशियंस. तो वो पाइथागोरियन ट्रेडिशन से जोड़ा जाता है. ये किसी को पता नहीं कि भाई वो इंडिजिनस था कि अरब्स लाए थे या पाइथागोरियन था. मगर बड़ा जो, क्योंकि बुक्स बड़ी लिखी है मुसलमानों ने, इस फन पे भी लिखी हैं. ये लोग समझते हैं कि ऐसे ही सारा हो रहा था. कोर्ट म्यूजिशियंस ने बुक्स लिखी हैं, तो उसमें यही वो नंबर्स वही हैं जो जैसे आप पूछ रहे हैं ना धा वगैरह के, उन्होंने उसके क्लोजेस्ट फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस किया है. 3/4 ये मैंने इसलिए यूज किए हैं कि ये सिंपल फ्रैक्शन है ना, 4/3 ये उन्होंने भी किए हैं. जब आगे जाते हैं तो वो जरा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी नंबर बड़े होने लगते हैं, तो वो फिर वो इतना सिंपल नहीं रहता प्रोपोर्शन. तो वो इसलिए नहीं लिखे. वो आपको मिल जाएंगे. वो 9/8 हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है नी का. फिर म्यूजिशियन को कौन सा प्रोपोर्शन ज़्यादा फिर मैथमेटिक्स भी आ जाती है. वो फिर कि भाई, लेकिन ये इसके नोट्स क्या है? रे जिस तरह जो सा है वो सी है. अच्छा, या अच्छा ये अच्छा, गा है वो ई है, वो क्या है? ऑल राइट ऑल राइट. जैसे जी ये सी है, फिर डी ई एफ जी ए ए बी सी. हाँ जी जी जी, ए बी धा सी. ए है और बी जो है वो बी है. ठीक हो गया. अच्छा आप ये पूछ रहे थे, सॉरी सॉरी. नहीं नहीं, ये भी पूछ रहा था. ठीक है. हाँ वो है, वो थोड़े नंबर पे बड़े ऐसे होने लगते हैं. मगर वो कौन सा असल पॉइंट ये है कि असल में हमें वो इतने नंबर्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को गाइड कर देते हैं. ये पा से अगला रे आ जाएगा, रे से धा आ जाएगा, धा से मतलब वो खुद ही एक सर्कल बन जाता है. तो ये जी फर्स्ट होगी. तो मैथमेटिकल बिठाने के लिए अपने आप को जहन में. जी जी जी, क्योंकि ये आपको पता ही है, मतलब ये इंटेलेक्चुअल साइंस कल्टिवेट होती थी, तो इसकी मैथमेटिक्स भी काफ़ी मज़ेदार लोगों ने डेवलप की. तो ये जब इसकी वो हो गई ना, एनर्जी कम हो गई, तो ये हाफ वेव को सपोर्ट कर रहा है, तो फर्स्ट ओवरटोन बन गई. फ्रीक्वेंसी हो गई 2. ओहो, ये क्या हो गया सारा, ये खुद ब खुद कहाँ से कहाँ पहुँच गया. अच्छा जी, ये हो गई जी 200. ऑलराइट, 2 टाइम्स द टॉनिक. फिर 300 जो है, ऑल्दो इट्स हाई, मगर वो हमें सुनाई देगी. ये 300 को हाफ कर ले, यानी हमें हर नोट को 100 और 200 के दरमियान लाना है. ब्रेन इस तरह परसीव करता है. तो ये जो सेकंड ओवरटोन है वो पा परसीव होगी, ये वो दिखा है.
अगली ओवरटोन जो है वो 400 है, वो भी टॉनिक की परसीव होगी। और ये क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक जो है वो जाएगा। ये सिंपल नंबर्स हैं, 100, 200, 300, 400। द नेक्स्ट वन इज 500। 500 क्या परसीव होगी? 500 को हाफ करें 250, 250 को हाफ करें 125, तो ये गा होगा। यहाँ तक कान आराम से सुन लेता है। ये आपने देखा होगा क्लासिकल म्यूजिक के पीछे तानपुरा लेके बैठे होते हैं, वो सिर्फ सा और पा बजा रहे होते हैं। I mean, in the practice of Indian classical music, these facts are there even in the performance, के पीछे बैठ के वो सा सबसे पहले बजाते हैं पा, फिर सा सा और फिर नीचे वाला सा। तो एक पूरी सीरीज ऑफ ओवरटोन्स जनरेट होती है, वो हवा में फैल रही होती है। उसमें से आप जो भी नोट गाएंगे ना, वो उसका सपोर्ट हवा में मिल जाएगा, इसलिए वो यूज़ करते हैं। और ओनली 2 ही नोट्स बोल रहे होते हैं और उसमें पूरी दुनिया बोल रही होती है नोट्स की। तो उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें ये गा बड़ा क्लियरली सुनाई दे रहा होता है, टंग करके। अगर बहुत अच्छा ट्यून्ड हो ना तानपुरा, तो क्लियरली हवा में वो फैल रहा होता है, क्योंकि वो इट्स वन ऑफ द मेजर ओवरटोन्स जो सुनाई देती है। और फिर वो साउंड आपस में भी कर रही होती है इंटरफेयर, तो बहुत ही एक खूबसूरत, एक सिंपल येट रिच इंस्ट्रूमेंट बनता है जो तानपुरा है, विच हैज 4 strings एंड जस्ट 2 notes आर साउंडेड। तो भाई ये मेरा फर्स्ट गुजारिशात ख़त्म हो गई। यहाँ हम 5-10 मिनट की ब्रेक भी ले सकते हैं, फिर मैं कंक्लूजन कर लूँगा थ्रू सम illustrations of architecture and geometry। यहाँ तक कोई सवाल हो तो कर ले, फिर हम ना 8:35 से 8:45 तक ब्रेक ले लेंगे। ये मैंने जो आपको मॉन्यूमेंट दिखाया था ना, ये उससे अलग एक मॉन्यूमेंट है। दिस इज जस्ट आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द ताजमहल। ये भी किसी लीडिंग लेडी का ही है, बड़ा मजेदार है। ये इसका प्रोपोर्शनिंग सिस्टम निकाला था। खैर, प्रोपोर्शन एंड आर्किटेक्चर तो है ही है। अच्छा, ये मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ, तो पिछला वाला पिछली क्लास में दिखाया था, मगर इसको अब हम देखेंगे 2-3 इसके मैं बस दिखाऊंगा रिलेटेड टू म्यूजिक। जैसे आपको पता है, होल को हम प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करते हैं, तो होल इस स्क्वायर से शुरू करेंगे, उसी को रोटेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो म्यूजिकल स्टेप है कि हम उसमें एक इंस्क्राइब करेंगे स्क्वायर। अब फर्स्ट स्क्वायर और इसकी एक खास प्रोपोर्शनैलिटी है। एरिया बेसिकली हाफ हो गया। अब थर्ड स्टेप पे जब हम बिल्डिंग पे पहुंच रहे हैं, तो साइड की लेंथ हाफ हो गई एग्जैक्टली। ये जो हाफ वाला है, ये आपको याद आना चाहिए कि वो जो सा और सा का रिलेशनशिप है, उनकी फ्रीक्वेंसी का 1:2 है। तो इन अ सेंस ये एक यूनिवर्स डिफाइन हो गया है, द पेरिफेरी एंड द। खैर, ये तो एक उसकी लिटरल है, इसकी इतनी वो नहीं। असल बात यह है कि ये जो जैसे रेजोनेटिंग स्क्वायर्स है ना, इसमें वो क्वालिटी है जो कि म्यूजिकल प्रोपोर्शन में होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही प्रोपोर्शन है जो जनरेट कर रहा है। तरह तरह से देख इसके एनालिसिस बना सकते हैं म्यूजिक के साथ। डेमो से हमने शुरू किया था एक दफा, जैसा तैसा। आप आ रही होती ना तो बड़ा आसानी हो जाती। अच्छा, ये हम कहाँ से कहाँ चले गए, यहाँ आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इंस्क्राइब करेंगे इसके अंदर। तो हम कमरे तक पहुंच गए, उसको रोटेट किया, वो वॉल थिकनेस भी आ गई। खैर, ये आप देख चुके हैं, ये मेरा मकसद नहीं है दिखाना दोबारा से। अब वो एक बस थोड़ा सा याद करवाना था, क्योंकि कंक्लूजन हम इसकी बेस पे करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी आप देख चुके हैं कि वो जो प्रोपोर्शंस हैं बिटवीन, लेट्स से द डायमीटर ऑफ दिस ऑक्टेगन, अंदर वाले को देखें, इसका डायमीटर 7 है, इसकी साइड 3 है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये डब्बे जो है इक्वल है ना, जबकि असल में इसकी और इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो उसमें √2 आता है। उसकी जो भी वजह है,
अगर ये a है तो इसकी साइड है a times under root 2 minus 1. It's an irrational number, but it is now being expressed in whole numbers. ये बहुत ही ancient mathematical tool है, आपको मैं शायद पहले भी कह चुका हूँ. इजिप्शियंस ने भी यूज किया, हर किसी ने, ग्रीक्स ने भी यूज किया. ये बात शायद हो चुकी है आप लोगों से. तो ये उसका एक मैनिफेस्टेशन है कि ये होल नंबर, कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम होल नंबर से म्यूजिक जनरेट होता है ना, दिस इज अनदर वे जहां पे एनालॉजी हो जाती है. अंडर रूट 2 वगैरह से तो नहीं होती म्यूजिक की एनालॉजी, मगर होल नंबर से हो जाती है, जो कि प्लेटो ने भी देखा है. 2:3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा 3:4, 1:2. ये हम इसको आज सिर्फ उस नजर से देख रहे हैं और कोई मकसद नहीं है. ये तो बात आगे चलते हैं. चले, हाँ बस ये इतना ही था. अब हम कंक्लूजन करते हैं, क्योंकि फिर जुबैर साहब की क्लास है 9:30 बजे. First concentric circles. I'm just drawing a couple of analogies apart from the standard जो आपको बुक्स में मिली जाएंगी. अगर इसको हम, क्योंकि मुगल्स जो है आर्किटेक्ट्स ये ग्राफ पेपर और ये मॉड्यूलर करते थे, बट उस पर ज्योमेट्री बनाते थे, तो वो हम बातें पहले कर चुके हैं. इसको हम अब इंस्क्राइब किया, एक स्क्वायर, इसका एरिया हाफ हो गया. ये मैं बात कर चुका हूँ, इसको अब इलिस्ट्रेट कर रहा हूँ. जब उससे अगला इंस्क्राइब किया स्क्वायर, तो उसकी साइड हाफ हो गई. तो ये एक म्यूजिकल रिलेशनशिप है, मतलब है बट सिंपल वो है इसकी एनालॉजी, बट जस्ट फॉर. तो ये मतलब एक पॉइंट था ऐसे इंटरेस्टिंग सा. और इस तरह दो और नोट्स का मैं दिखाऊंगा आपको, पा का और माँ का, जस्ट एज इलिस्ट्रेशंस, इन इंटरेस्टिंग इलिस्ट्रेशंस, जहाँ पे ज्योमेट्री भी आ रही है, होल नंबर्स भी आ रहे हैं, म्यूजिकल प्रोपोर्शंस भी आ रहे हैं. आपको पता है मुगल आर्किटेक्चर में इस तरह ये और ग्राफ का इस्तेमाल भी आप देख रहे हो कि 7 उन्होंने चुना, उसको जब हम रोटेट करें तो जहां से मैंने कहा अंडर रूट 2 - 1 आता है द साइड ऑफ एन ऑक्टेगन, उसको ज्योमेट्रिकली करें तो ये हाफ डायगोनल है, क्योंकि अगर साइड ऑफ अ स्क्वायर 1 है तो द डायगोनल ऑफ दैट स्क्वायर विल बी अंडर रूट 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि ना 1 स्क्वायर हो गया, ये 1 स्क्वायर हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये भी. हाँ, इन दोनों का टोटल इसके बराबर होता है. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ दिस वन. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2 equals the square of this. तो this square is under root 2. Anyway, ये तो आपको पता होगा. तो ये उसका ज्योमेट्रिकल है रिलेशनशिप. और इस ग्राफ पे देखें तो ये 2:3:2 है. ये ग्राफ पे बनाए तो वो मतलब कि 0.05 तो नजर भी नहीं आएगा ना, वो तो पेंसिल की थिकनेस में ही गुम जाएगा. So the graph is a means of getting to whole number approximations of root functions. Actual तो 2.9 है वगैरह वगैरह. अगर उसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर्स आएंगे. ग्राफ पे बनाएंगे तो प्रैक्टिकली उसकी राउंडिंग ऑफ हो जाएगी. So this is something which medieval architects use these facts. This is quite interesting. तो ये हमारे पास म्यूजिकल रिलेशनशिप आ गई 2:3 विच इज सा एंड पा. ये मजे की बात है जी. ये अप्रिशिएट किया आपने. तैमूर साहब, आपने लास्ट टाइम एक बात की थी जब आपने ताजमहल की अपनी दिखाई थी मैथमेटिकली उसके मेथड्स के ऊपर ट्रांसलेशन, तो आपने कहा था कि वो होल नंबर्स में है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी. जी वही दिखा, वो उसी की बेसिस पे ये वही चीज चल रही है ना, इन सेंस. ओके, उसको मतलब असल में तो होल नंबर्स में नहीं, असल में तो ज्योमेट्रिकल है ना. okay. मगर
एक्सप्रेस्ड इन होल नंबर्स, इसका बड़ा वैसे ये चीज मैथ्स में हमेशा चलती आई है कि उसमें एक मेजरेबल होता है और एक सॉर्ट ऑफ मिस्टीरियस होता है। ये अगर आप उसको उस तरह से देखें, स्पिरिट एंड बॉडी, सब क्या उसको हमने कहा था ना, एसेंस एंड सब्सटेंस की तरह से देखें कि ये दो चीजें। तो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जी द रिलेशनशिप ऑफ द रेडियस टू द सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर का जो फॉर्मूला है, पाई इज बेसिकली 3 है, 22/7 इज रियली 3, तो यानी कि 6 टाइम्स द रेडियस आ गया ना आर। हाँ, 6 टाइम्स 2 into 3 into radius is 6 times the radius practically। और जब असल में वो इरेशनल नंबर है और वो एक्सप्रेस होल नंबर्स में हो रहा है फ्रैक्शन के थ्रू, मतलब ये पुराना एक मिस्टीरियस भी है और एक टूल भी है और एक खूबसूरत बात भी है कि भैया हम सर्कल तो बना लेते हैं, तो फिर इमेजरेबल कैसे है? मैथमेटिकली मेजरेबल नहीं है, 22/7 है ना, बट इन फैक्ट दिस इज अ मिस्ट्री, यानी कि वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकती ना क्रिएशन, यानी कि नंबर्स में भी वो बता रही है कि भी इसके देयर इज समथिंग व्हिच इज इमेजरेबल, उस तरह से देखें। एक्चुअली जो पाई है वो भी काफी मिस्टीरियस नंबर है, उसके डेसिमल्स कोई भी रिपीट नहीं होते सीक्वेंस टिल बहुत इंफिनिटी। पूरी बुक्स हैं उस पे, तो क्या क्या लोगों ने लिखा। बट ये मैंने अब्बास साहब से सीखा है जो अभी मौजूद हैं, कि इसको हम इस तरह कॉस्मिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें देखें कि एक मेजरेबल है तो उसकी जो रूट है वो इमेजरेबल है, इसको हो गया। अच्छा ये दिस वाज एन असाइड, आगे चलते हैं। तो ये वही पॉइंट है कि जी 7 साइड है तो उसका ये जो √2 है प्रैक्टिकली 10 है, मगर आप गौर से देखें तो 9.98 है, थोड़ा कम है, 9.9। 232 वाली बात हो गई। अब इसके हम सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं स्क्वायर, ये एक और सर्कमस्क्राइब किया तो हम अगली रिलेशनशिप पहुंच गए 343, विच इज द माँ वाली। तो ये बस इतना ही दिखाना था आज, इंपॉर्टेंट जो 2-3 है। जी माम, मैंने पूछा था इतना जो एक इतना सोच के बनाते थे ये लोग हर चीज, अब जो एहसास हो रहा है, तो आपने आर्किटेक्चर और म्यूजिक को जिस तरह से जोड़ा है, मेरा सवाल ये है कि इसका कोई एकूस्टिक से भी ताल्लुक है कि एक इमारत के एकूस्टिक्स क्या होंगे और कैसे होंगे? हाँ पता नहीं मुझे, इसलिए अच्छा सवाल है। ये सवाल हमेशा रहता है और आर्किटेक्ट्स और आर्ट हिस्टोरियंस उठाते हैं, तो क्वालिटीज तो है मगर उसका एग्जैक्ट नहीं पता, नहीं अभी इतना काम नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि हम लोग जब वो लास्ट लेक्चर में जाएंगे उधर, कहाँ जाएंगे, वजीर खान मस्जिद, नाम, वजीर खान में जाएंगे, तो क्या हम कोई ऐसा डिवाइस नहीं जिससे हम ये नोट कर सके कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट, अगर हम गुंबद के बिल्कुल नीचे खड़े हैं और अगर हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या नोट है, और अगर उसके साइड पे खड़े होते हैं तो वहां पे क्या नोट बनता है? ऐसे नहीं हो सकता? यहाँ पर नहीं उस चेक तरह करने नहीं के लिए। होता, इसका ज्यादा रेजोनेंस पे होता है। आप इस पे गूगल कीजिएगा, ताजमहल पे ऐसी स्टडीज हुई, वहां लोगों ने कॉन्सर्ट्स भी किए हैं, उसमें ये होता है कि वो रिवर्बरेशन उसकी इतनी खूबसूरत है कि वो एक नोट कई सेकंड तक हवा में रहता है। वो गुंबद की असल में होती है क्वालिटी, और उसमें ऑब्वियसली शायद उसके प्रोपोर्शनैलिटी का भी कोई हाथ होगा कि वो सस्टेन करता है, मतलब 4 या 6 कितने सेकंड। वो कॉन्सर्ट्स भी हैं ऐसे ना, बांसुरी का है क्या, इस पे है काम, आप देखिएगा नेट पे मिल जाता है। तो ये खैर ये हमारी बात हो गई, होल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, म्यूजिकल नंबर्स, ये सारा कुछ आ रहा है। और 7 का नंबर वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग। तो वो
मेरे ज़हन में आई थी वो बात इरेशनल से। वो बेसिकली हमारी कुछ अर्सा पहले डिस्कशन ये हो रही थी कि वो जो एक्सटेंशन है, कंटिन्यूटी, वो प्योर क्वांटिटी नहीं, उसमें एक दैट इज और दैट इज व्हाई आप एक्सटेंशन को प्योर क्वांटिटी पे रिड्यूस नहीं कर सकते। और उसमें एक ये भी था कि जो इरेशनल नंबर्स हैं वो बेसिकली उनको आप जो प्योर क्वांटिटी है उससे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। हाँ, ये बेसिकली बात थी। वो मुझे याद आ गया कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसमें हमारी डिस्कशन हुई थी। इससे मैं वो इसको सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन निकालना चाहूंगा कि वो जो क्वालिटी है वो ज्योमेट्री इजहार कर देती है। सर्कल जो क्या है बात। उसकी क्वालिटी है वो बेस्ड एज वो कैलकुलेट नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ द रेडियस, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट यू कैन सी द सर्कल। सो वो यस, इंटरेस्टिंग है। मतलब वो मैनिफेस्ट तो हो रहा है लेकिन इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू प्योर क्वांटिटी। मतलब कि वो बिकॉज क्वालिटी और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि ये सबूत है बेसिकली इस बात का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा रिमाइंड कराया। जो मैं बात कहना चाह रहा था यही था कि कायनात में क्वांटिटी और क्वालिटी का इम्तिजाज है, और क्वालिटी जाहिर है ऊपर ऊपर है, और क्वालिटी जो है वो अल्टीमेटली मेजरेबल नहीं है। तो वो यहाँ तक के यहाँ भी जाहिर हो रही है, वो प्रिंसिपल जाहिर हो रहा है। ये हमारी आखिरी टर्म में जो अभी बात की बात साहब ने, ये बेसिकली बेसिस होगा टू अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। उसमें इसी बात से वो शुरू करते हैं और डेकार्ट की क्रिटिक करते हैं इसी तरह से। अभी आप होल्ड पे रखेंगे हम। ओह, एंड में जस्ट टू शो यू विद साइलेंट म्यूजिक ऑफ द बादशाही मस्जिद, इस पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि हम सब जो यहाँ जहाँ गए हैं इसकी मिस्ट्री से हमेशा बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि भाई इसमें कुछ है। बंदा इंट्यूट करता है कि इसमें हो रहा है कुछ ज्योमेट्रिकली। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके मीनार जो है वो एक्सटेंड, वो टोटल साइट उतनी है ना जहां तक मीनार है, हल्के हल्के नजर आ रहे होंगे शायद, उसको हमने वहां से शुरू किया है। सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द मॉस्क है। ये तो आपको पता है, बेसिक मूव यही है, टू स्क्वायर्स इंस्क्राइब किया, दूसरे में इंस्क्राइब किया। जैसे हमने अभी वो पिछली बिल्डिंग देखी थी, तीसरे में जब सा लगेगा तो यूनिवर्स पूरा हो जाएगा। वो एग्जैक्टली हम बिल्डिंग तक पहुंच गए। ये रिलेशनशिप सा और सा की है। ये आप कह सकते हो डबल स्क्वायर भी है, हाफ स्क्वायर। इसके अंदर सर्कल लगाया तो इसकी मीनार, इसकी जो कलर्स हैं उस सर्कल पे लगता है, क्लोजली लाई कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम वापस इसी 2-3 और स्टेप्स करेंगे। कैसे? अच्छा, ये इंस्क्राइब किया, रोटेट किया, अगले में हम जो ईवान की हाइट आ गई, इसको रोटेट करेंगे तो ईवान की चौड़ाई आ जाएगी। बस आज इतना ही दिखाऊंगा। ये जहां कट कर रहे हैं ना दोनों स्क्वायर, ये पे ये शेड किया मगर वो खास शेड नजर नहीं आ रहा। मगर ये ईवान कैसे बिल्कुल सेट हुआ हुआ है ज्योमेट्री में। एनीवे, तो ये थोड़ा सा जस्ट रिमाइंड के ये वाकई म्यूजिक इन बिल्डिंग में है, in analogically through proportion. Any comments or questions? हमारे पास 7 मिनट हैं। Taimur Sahib, it's just mind-boggling, and to be able to discover all this and connect. I just wonder कि अब जो हमारा इतना hip hop music है, does all this still apply in this disciplined form to that as well? There's a lot of music which probably is going awry and is not really nice to the eardrum. There must be some kind of principle over there as well. क्या इसमें यही दो सब बातें आपके पता कि इससे ना 2 बातें सब जवाब में आती हैं। एक तो ये है कि म्यूजिक तो म्यूजिक ही है, वो 7 नोट्स तो यूनिवर्सल है, बल्कि 12 नोट्स यूनिवर्सल है, इसलिए वो अच्छा भी लगता है। उसके जो मतलब जो म्यूजिकल पार्ट है वो तो अच्छा लगता है, चाहे वो पॉप हो चाहे फिल्मी गाना हो,
if it is harmonious and beautiful, then वो म्यूजिक तो म्यूजिक है। अब ये है कि उसमें फिर और कौन से एलिमेंट्स, कौन से नेगेटिव एलिमेंट्स, कौन से वो फिर उससे म्यूजिक की क्वालिटी, कई दफा वर्ड्स खराब होते हैं, कई दफा रिदम्स कहते हैं बड़ी नेगेटिव होती हैं। That's what I mean. That's what I mean. It's very okay. कई दफा तो पता है कि काफी सोल डिस्ट्रॉइंग होती है कि वो बिल्कुल मैकेनिकल, क्लब म्यूजिक कह ले जो भी, उसमें वो मैकेनिकल होती हैं, तो वो तो बहुत ही मतलब कि डीह्यूमनाइजिंग है ना। अजीब अजीब क्वालिटीज आ गई हैं जो इनको क्वालिटीज नहीं कहना चाहिए, नेगेटिव क्वालिटीज आ गई हैं। क्योंकि म्यूजिक ही है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे गाने भी हैं, पॉप में भी हैं, लाइट म्यूजिक में भी हैं, और वो इसलिए वो जो हमारे यहाँ के जो अच्छा म्यूजिक है फिल्म का भी, वो रागों पे ही है। रागों का सारा जो सिस्टम है वो इन नोट्स की आपस की हार्मनी पे है, बहुत सटल और बहुत खूबसूरत से खूबसूरत वो, क्योंकि जो 12 नोट्स हैं उनके लामहदूद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उन कॉम्बिनेशंस को बनाने के क्लासिकल रागों में असूल है कि हर नोट का बैलेंसिंग नोट मौजूद होना चाहिए। नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में और जो माइक्रो नोट्स हैं, जिस वक्त मुर्गियां बहुत सी, वो भी किसी डिसिप्लिन के नीचे होंगी ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी सम प्रोपोर्शन ऑफ डिवीजन एंड सब डिवीजन। द माइक्रो नोट्स कैन नॉट बी अदरवाइज जब वो जुगलबंदी वगैरह करते हैं। नहीं, माइक्रो नोट्स वो श्रुति कहते हैं उसको, श्रुतियां कहते हैं, यानी कि छोटा सुर, सुरती है असल में, शायद पता नहीं, या श्रुति है। श्रुति का मतलब होता है जो सुनाई दे, दोनों जो भी है। तो वो हाँ, हमारे म्यूजिक में तो क्योंकि किसी चीज को छोड़ा नहीं है ना इंडिया में, इतनी बारीकी में गए कि आप मतलब कि सोच भी नहीं सकते। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ म्यूजिक वो मतलब हम लोगों के तो सुनाई में नहीं आता, पुराने लोग का शायद था, मगर उस पे उन्होंने किया हुआ था। मगर बेस्ड ऑन दिस बेसिक फिजिक्स ऑफ साउंड उन्होंने बहुत सी चीजें डिस्कवर की थी, वो मैं अभी तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। वो जो मतलब क्या उसका नाट्य शास्त्र की जो है ना, भरत मुनि की थियरी ऑफ म्यूजिक, वो जब भी शुरू से ही था, 2-3 हजार साल, पता नहीं कितनी पुरानी है, मगर इट हैज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द थियरी। यही जो हम बातें कर रहे हैं, उन लोग जो भी इंटरेस्टिंग, ऐसा मजे की बात यह है कि इट ऑल कम्स फ्रॉम द फिजिक्स ऑफ साउंड इटसेल्फ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। लाइक ज्योमेट्री जस्ट कम्स फ्रॉम द कंपास, किसी को इन्वेंट थोड़ी किया, इट्स देयर। ये इसमें भी वही बात है। इसमें बस एक बात, एक कमेंट बस मैं करना चाह रहा था कि जो मॉडर्न जो प्रोफेन कह लें म्यूजिक, उसमें एक्चुअली रिदम का एलिमेंट बहुत डोमिनेंट है। वो मेलोडी वाला एलिमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, और उसका ताल्लुक भी जैसे तैमूर साहब कह रहे थे, वो आखिरी टर्म में पढ़ेंगे शायद, ऑब्सेशन विद क्वांटिटी के साथ, ये वो क्वांटिटेटिव एलिमेंट मॉडर्न म्यूजिक में बढ़ता जा रहा है, जो रिदम को कोरिस्पॉन्ड करता है। मेलोडियस एलिमेंट जो है वो कम होता जा रहा है वक्त के साथ। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। अब परहैप्स इस किस्म के म्यूजिक को सुनने से कुछ नेगेटिव असरात शायद हों, जिसमें मेलोडियस एलिमेंट जो है वो ना होने के बराबर हो भी सकता है। हाँ, मतलब उसमें एक्साइटमेंट का एलिमेंट ज्यादा है, नहीं कि टेम्पररी वो है ना। मतलब तो आगे ऐसे ट्यून्स बनेगी, आगे तो ऐसे भी मतलब ट्यून्स बनेंगी, कंपोजिशंस होंगी जिनको मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी शायद रिप्रेजेंट किया जा सके। मतलब कि ऐसा भी हो जाएगा। नहीं, सही बात है। और जी कोई कमेंट, बात? और जुबैर साहब कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, मेरा तो कमेंट था। मिस मेहर, आप फंसा रही हैं ना मुझे। मैं तो बड़ी एक ऑब्वियस सी बात करना चाह रहा हूँ, जो कि एलिफेंट इन द रूम वाली बात है। असल में ये जो आपने आज दिखाया है ना, ये आपने इस तरफ इशारा भी किया तैमूर साहब के, ये हमारी पढ़ाया जाता था और ये सारा कुछ,
तो किस पॉइंट पे वो एक हदीस आई और किस पॉइंट पे फिका ने इसको आउटलॉ कर दिया म्यूजिक की वजह से, उसकी बहस में नहीं जाते, लेकिन उसकी वजह से ये जो म्यूजिक का जो ये डॉक्टर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, असल में जो कबाहत जो समझी जाती है वो ये कि म्यूजिक के असरात लोगों पर, तो वो और शायरी से भी इसको मिलाएं आप, कौन सी अच्छी शायरी है, कौन सी कबीह किस्म की शायरी है, तो म्यूजिक में भी इसी तरह ही है। लेकिन ये जो ब्यूटी ऑफ म्यूजिक है और इसका जो लिंक है कॉस्मिक उसके साथ, और प्रोपोर्शन, इसकी जो मैथमेटिक्स है इसकी बिहाइंड द सीन, ये आप रिसेंटली भी अगर पढ़ें, अगर जो हमारे जो जिस तरह फाइनमैन ने बड़ा इस पे कहा है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इंसानों का आपस में रब्त है, कि इनका ताल्लुक है, ये सारे रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं और ये नेचर से इसका ताल्लुक है। तो उस चीज को नजरअंदाज करके हमारे जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, मॉडर्न स्कॉलर कह लें या जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल हैं आजकल के, उन्होंने सारों को भुला दिया, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये रह जाएगा। तो ये बड़ी अलमिया की बात है, क्योंकि लिटरली किसी चीज को लेना और ना समझना उसके पीछे कि क्या कबाहतें क्या हैं और क्या रैशनल क्या हैं, और एक ही बड़ी ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे के उस पूरे फन को तबाह कर देना, ये बड़ा जुल्म है। तो ये मेरे ख्याल में ये तो बहुत आप लोगों का जो इस पे बात खुलेगी मजीद, लेकिन ये वैसे ही एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी, जाहिर है, जो कि आप लोगों ने भी देखी होगी और आप इसको उसकी तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं वैसे ही मिला रहा हूँ इन सारी चीजों को कि ये कहाँ पे बात निकलती है, कहाँ पे हमने वेयर डिड वी गो रॉन्ग वाली बात है। बस यही मैंने कहना था, और तो कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका। और लाइक एवरी अदर थिंग, जो भी आजकल के कह लो डोमिनेंट डिस्कशंस अबाउट दीज थिंग्स, वो ज्यादा दे मोर बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, क्योंकि हमारे असल में ट्रेडिशन में ऐसा नहीं है। ये इम्प्रेशन जरूर है जो आपने बात कही है। हमारे असल में ट्रेडिशन में ये बड़ी इस पे बड़ी न्यूअंस डिस्कशन होती रही है। आपको मैं क्या बताऊं, ये देखिए 50-60 साल में तो और नैरो होगी डिस्कशन, वरना ऐसी सिंपल। अब इमाम गजाली म्यूजिक को डिस्कस कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं कर रहा। और म्यूजिक का जो ये इफेक्ट है, इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस पे हदीस है। तो ये ऐसा, और अगर आप उलमा से 2 मिनट बात करें ना, वो 2 मिनट में वो वन स्टेप बाय स्टेप पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। टीवी में मैंने देखा उलमा को शुरू तो इससे ही करते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर कहते हैं हाँ अगर जंग का माहौल हो तो उसमें इजाजत है जंगी गानों की या तबलों की। वो मैं अगर इस पे कहना चाहूँ एक बात, वो ये है कि ये इट्स नॉट इग्नोरेंस, मतलब इट्स नॉट मेयर इग्नोरेंस। नहीं, बात अभी पूरी नहीं मैंने की। जी सॉरी, माफी चाहता हूँ, आप प्लीज कीजिए। मैं इसमें मोटी मोटी बात, इसको मैं एक बुक है इदारा सकाफत इस्लामी, जिस सिराज मुनीर उसके बानियान में से हैं, उसमें किताब है अल्लामा फुलवारी की, वो है इस्लाम और मौसीकी। तो उसके बस पहले 1-2 पेज में ही उन्होंने, मैं आपसे शेयर करता हूँ, बल्कि अभी अफीरा यहाँ बैठी है वो हमसे बुक शेयर करेगी। तो उसमें बेसिकली ये जो ज्यादा हम बात होती है ना फिक्र की होती है, फिक्र इज वन एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। द अदर जो उन्होंने बेसिकली 3 धारों की बात की है, एक फिक्र, एक हदीस और एक सूफिया। तो उन्होंने कहा है कि जो उलमा शरीयत है उन्होंने इस पे सख्ती की है ज्यादा। मगर वंस अगेन शादी ब्याह के गानों को बुरा नहीं कहा मिले, क्योंकि हुजूर ने उसकी इजाजत दी है, और बहुत सी अल्लाह की तारीफ, नबी की तारीफ, वो सब। तो एज सच ये आजकल का एक है कि बड़ा ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ये एक बात तो उनका जो मिजाज है, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को ऑर्डर में लाना है, वो हमेशा इसके खिलाफ रहे ज्यादा। और फिर जो मुहद्दिसीन है वो इसको मुबा समझते हैं कि वी कांट से यस और नो, क्योंकि जो हुजूर की जिंदगी में ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। उन्होंने कुछ मौकों पे बड़ी सख्त हदीस कही है, 20 या 21 ये इतनी नहीं है, और वो पर्टिकुलर्स के बारे में है कि इन आलात को तोड़ दो, यानी कि जहां खराबी हो रही है वहां रोका है। ब्लैंकेट उसको हराम नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने खुद सुना है। और उन्होंने गज़वा खैबर में जाते हुए तो
फरमाइश करके सुना है सफर के दौरान कि ये कौन पढ़ रहा है शायरी, उसको बुलाओ, और पता नहीं कि 100 या कितने शेर वो इब्न लकवा पढ़ते रहे, गाते रहे, और अगले दिन उनकी शहादत हुई। ये सही बुखारी में है। इसी तरह ये भी सही बुखारी में है कि जब खंदक खोदी जा रही थी तो सहाबा वो अरबों की तरह शेर, एक ट्रांसलेशन में है कि तरन्नुम से पढ़ रहे थे, और हजूर वो शेर साथ पढ़ते थे, मगर उसमें एक ना फनी वाला था, किसी का नाम उन्होंने काम कर रहे थे ना, वर्क सॉन्ग था जैसे, तो हजूर वो खराब वाला पॉइंट नहीं पढ़ते थे, किसी का उन्होंने निकनेम रखा था। वो खैर पूरी स्टोरी है, बड़ी फेमस है, इब्ने जुएल की स्टोरी है सही बुखारी में। तो इस तरह बहुत से वाकयात हैं। मदीना में जब हजूर को वेलकम किया गया तो वो आज तक गाना तला अल बद्रु अलैना गाया जाता है। फिर हुजूर ने तारीफ की कि सहाबी की कि तुम तो लहने दाऊदी तुम्हें अल्लाह ने दिया है, यानी कि क्योंकि नबियों ने ये काम किया है, डेविड के साम्स है ना आज तक हैं, क्योंकि उनका टूल म्यूजिक था इबादत का। तो बेनफ्से ही तो ये हराम नहीं हो सकता उस तरह से। हदीस इसलिए इसके बारे में 50-50 है। तो उन्होंने कहा मुहद्दिसीन का ये इसका वो है कि भाई ये वो है जी। असल में सर मेरा थर्ड उन्होंने कहा सूफिया है, जिसमें इमाम गजाली भी आते हैं और बेशुमार आते हैं, उसमें बहुत से उलमा भी आते हैं कि जी ये मुस्तहब है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि इसको अगर अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इट एड्स यू टू गेट क्लोजर टू गॉड। तो ये इतना कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, हमारे ट्रेडिशन में बड़ी बड़ी डिस्कशन हुई हैं, इस पे बुक्स हैं पूरी की पूरी। वो जहालत कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि जो बुरा कहते थे बुरा नहीं कहते थे, वो तो कहते थे, आज तक कह रहे हैं। जी, इसमें दो पॉइंट्स हैं सर। एक तो बात ये कि जिस दौर में हम रह रहे हैं इसमें इसको ब्लैक एंड व्हाइट करके पेश किया जाता है एक खास तबके की तरफ से, क्योंकि वो फिका पे बहुत जोर है और वो इट्स वेरी वेरी लिटरल। मतलब आप उसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं जिनसे डायरेक्टली ये बात हुई है, और मतलब वो जिस तरह आप कहते हैं कि हाथ बंध जाते हैं आपके कि भाई ये है इसलिए मैं, मेरा ये मौकफ ये है, तो दे माइट थिंक वट एवर इन पर्सनली, लेकिन जो हाथ बंधने वाली जो सूरत हाल है वो ऐसी हो जाती है कि जी फिका में ये आया है। अब ये जो सारी आपने बातें की ये सही हैं, ये इनको पता है, लेकिन ये जो मैं कुछ एक खास तबके के स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो आजकल पाकिस्तान में एटलीस्ट जिनका काफी है, जिनका दीन चलता या मजहब चलता है या जो भी है, तो वो उनका प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये म्यूजिक जो है उसको ये लहन और ये लय और ये सारी चीजें सही हैं, तान आके टूटती है उनकी कि जी ये जो आलात हैं उसमें से कौन से परमिसिबल हैं। तो दफ पे जाके बस बात उनकी खत्म हो जाती है। उसी में वो जंगों में भी वही किया था, जब उनकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आमद हुई थी तो वो भी दफ पे बजाया गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके अलावा वो तो ये बड़ी एक मेरे मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी सी वीक है आर्ग्यूमेंट ये बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे आपके फिर पाँव टूटते जाते हैं, आप आगे आगे जैसे डिस्कशन करते जाएं। तो ये सारी अनफॉर्चुनेटली इसकी जो है ना कि लकीर का फकीर होना, और एक चीज को जब आप एज ए प्रिंसिपल एज एन एक्सियम मानते हैं तो फिर अब आप उसे हिल नहीं सकते, अब सारों को उसी के मुताबिक आपको ढालना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है, बस ये खाली म्यूजिक के साथ नहीं है और भी है। मैं ये तो एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसी बात नहीं कि उन्हें ये पता नहीं है, लेकिन वो हाथ बंधे होने की वजह से वो मजबूर हैं ये स्टेटमेंट देने पे। उनका असल में फंक्शन अलग है ना सोसाइटी में, वो अपना फंक्शन पूरा कर रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है। अब हमने चौथा फील्ड फिलॉसफी और हिकमत को तो छोड़ दिया, उसमें भी म्यूजिक डिस्कस होता है, फिलॉसफी में आता है थ्रू साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। इब्ने सीना उसको हिकमत के हवाले से और इस्तेमाल होता था, जो मुस्लिम सोसाइटीज में हॉस्पिटल्स होते थे उसमें म्यूजिक का इस्तेमाल होता था, वो भी ग्रीक से आ रहा है इन अ सेंस। एक और बात क्या मैं कहने लगा था, एक मुझे बल्कि देवबंदी स्कॉलर, यंग स्कॉलर ने बताया वाकया कि भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे कारी भी हैं, कि एक वो देवबंदी आलिम का बता रहे थे कि कहीं लोग उनकी बात सुन नहीं रहे थे तो उन्हें रागों का नॉलेज था, उन्होंने गा के अपनी फिर बात जस्ट टू कैच देयर अटेंशन ही स्टार्टेड टू सिंग। तो और अहमद जावेद साहब से भी पूछें
तो वो भी कहते कि नहीं, क्लासिकल म्यूजिक तो कहीं से भी, ये तो बहुत सही चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, ये तो उलमा ने भी सुना है, मशाइख ने भी सुना है, सूफिया ने भी सुना है, और ये तो बड़ी मुकद्दस चीज है। तो वो हमें जितना पता करें लोग क्या कहते थे, तो बड़ा रिच ट्रेडिशन है। आप जैसे जुबैर साहब कह रहे हैं, आजकल वो हमें डिस्कशन में है नहीं। एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मकामा जब सीखने की कोशिश की थी तो वो उस्ताद जी को मैंने जाकर सुनाया कि ये मकाम है कुरान के, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा फलाना वो आ गया नॉर्थ इंडियन का, बहुत रिजेम्बलेंस। मगर वो खैर डिस्कशन बिल्कुल है वो तो, मगर हाँ ये है, इस पे अच्छा पॉइंट है, ये प्रॉब्लम है जो भी है। सही जनाब, और किसी ने, माम ने हाथ खड़ा किया था, कोई कहना चाह रही हैं आप, फिर हम क्लास खत्म करें। आपने बिल्कुल शुरू में आई थिंक ग्रुप के अंदर एक वीडियो शेयर की थी, साइलेंट थियोलॉजी ऑफ इस्लामिक आर्ट। उसके अंदर उन्होंने म्यूजिक का जहाँ पे रेफरेंस आता है तो तिलावत कहते हैं कि इस्लाम के अंदर अगर आप उसकी म्यूजिकलिटी देखना चाहते हैं या उसका जो इफेक्ट देखना चाहते हैं, वो तिलावत से आपको समझ आता है। और अगर आप इंडियन सबकॉन्टिनेंटल थ्योरी में देखते हैं तो नव रसना की एक थ्योरी बड़ी प्रॉपर इस पे काम भी किया हुआ है कि म्यूजिक के अंदर जो उसका एस्थेटिक फ्लेवर है, इस्लाम और मसीही, ये हम आपसे शेयर करेंगे। इसमें बहुत अच्छा ओवरव्यू है, सहाबा तक का जिक्र है। मतलब हजरत उस्मान के पास लौंडियां थी जिनसे शाम में वो सुनते थे म्यूजिक। बड़े एक कॉल आता है, वो इस शायद बुक में है कि नहीं है, वो कि इमाम अबू हनीफा, क्योंकि उस जमाने में इंटेलेक्ट जो लोग पढ़े लिखे थे उनको ये चीजें आती थी, इमाम अबू हनीफा को भी म्यूजिक का और उनके बेटे का कॉल आता है वल्लाह आलम कि वो शाम को जब छत पे जाते थे तो अपने आप से वो गुनगुनाते थे, पब्लिकली वो मना ही करते थे, ऐसी दावतों में नहीं जाते थे जहाँ पे ये चीज होती थी। तो इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर।